दान दिया और कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बिठाया जो आप लोगों के परिवार से निकलकर राजनीति की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ इस कुर्सी पर पहुंचा। 15 महीने पहले जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ऐतिहासिक रिज मैदान पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब मैं उस भीड़ के समक्ष शपथ ग्रहण करने के बाद जनता को रिज के ऐतिहासिक मैदान में देख रहा था, तो मैंने पाया कि इस आम जनता जो मेरे शपथ ग्रहण समारोह में 24 घंटे के भीतर इकट्ठी हुई है, उनके मन में कुछ आशाएं हैं, उनके मन में कुछ सोच है और इन आशाओं को पूरा करने का दायित्व मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे कंधों पर आन पड़ा। धीरे धीरे मैं योजनाओं को आकार देने लगा और सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास आर्थिक तंगी के रूप में आई। हमारे पास पैसे की कमी थी, बदहाल आर्थिक स्थिति थी। प्रदेश कैसे अपने पांव पर खड़ा हो और कैसे इस कर्जे से मुक्ति मिले। जब मैंने सरकार संभाली, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारी सरकार पर चढ़ा हुआ था। 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटीज जो उनका देना था, वो हमारे पर चढ़ी हुई थी। धीरे धीरे हमने इस आर्थिक चुनौती का सामना किया, रात दिन मेहनत की और लोगों की आशाओं के अनुरूप हमने कार्य करना शुरू किया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की सरकार थी, मैं देख रहा था किसी भी समस्या का वो निपटारा नहीं कर पा रहे थे, समस्याओं को लटकाते जा रहे थे। युवाओं के टेस्ट तो हो जाते थे, सरकार में रोजगार पद तो निकाले जाते थे, लेकिन एक भी ऐसा सरकारी क्षेत्र में रोजगार जो कोर्ट में ना गया हो, उसका समाधान वो ढूंढ नहीं सके। हमने उन समस्याओं का निपटारा करने की भी ठानी और पिछले कल हमने फैसला किया 2020 में जो JOIT का पेपर 817 पोस्ट कोड का था, 2020 में हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट पर मुकदमे लटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, हमने कानूनी पहलुओं की जांच की और कल कैबिनेट में हमने JOIT का जो 817 का जो हमने रोजगार देने का फैसला किया, उस समस्या का निपटारा किया। अब जब आर्थिक चुनौती थी और समस्याओं का निपटारा करना था, तो आपको कड़े फैसले करने की जरूरत थी और कड़े फैसले करने के लिए हमने कुछ और नियमों में बदलाव किया। और सबसे पहले हमारे पास जो कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए गारंटी दे रखी थी कि पहली ही कैबिनेट में हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे, हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी। और पहली कैबिनेट में हमें कहा गया, वही अधिकारी थे, कि अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे तो ये सरकार दिन प्रतिदिन का खर्चा चलाने के लिए भी
केंद्र पर निर्भर होगी और आप दिन प्रतिदिन का खर्चा भी नहीं चला पाएंगे। जब अधिकारी मेरे पास बैठक करते थे, मैं सोचता था और सोच विचार करने के बाद मैं उसका समाधान ढूंढता था। और कैबिनेट की बैठक में हमने 1,36,000 कर्मचारी जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी, उन्हें एनपीएस के तहत अपना अंशदान जमा करवाना पड़ता था। अगर उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम ना मिलती तो उनको रिटायरमेंट के बाद 3,000 या 4,000 रुपया मासिक पेंशन मिलने शुरू हो जाती। अधिकारियों ने मेरे पास कहा इस पर सरकार कंगाल हो जाएगी। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है, हम सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे और हमने पहली कैबिनेट में वो फैसला। अभी हम इस चुनौती का सामना करके बाहर निकल रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आन पड़ी। हमने अपने जीवन में कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी अधिक बारिश होगी कि 16,000 घर बेघर हो जाएंगे। मैं प्रत्येक जिला के क्षेत्र में जाता था, जयसिंहपुर भी आया। जयसिंहपुर में भी मैंने माननीय मंत्री जी के साथ दौरा किया और जहां जहां भी जाता था, जो आपदा प्रभावित परिवार होते थे, जिनके घर पूरी तरह बह गए थे या आंशिक रूप से टूट गए थे, वो रो रो कर मुझसे गले मिलकर ये कहते थे, बड़ी मुश्किल से हमने एक घर बसाया था, कई सालों की मेहनत के बाद पाई पाई जोड़कर एक पक्का घर बनाया था। जिस घर में मैं रात को रहता था, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहा था, वो घर पिछली रात आपदा ने उसको तबाह कर दिया। अब हम कहां जाएंगे? मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। पूरे जगह गया मैं, हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां इस आपदा प्रभावित परिवार की मार ना पड़ी हो। इस बरसात ने ऐसी तबाही हिमाचल प्रदेश में लाई कि कई घर जो बेघर हो गए थे उनको बसाने की जिम्मेवारी हमारे पर आन पड़ी। शाम को अधिकारियों से बैठक करता था, रात के 12-12 बजे तक मैं उन आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सोचता रहता था। कई बार रात के 2 बज जाते थे सचिवालय में। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, लेकिन मेरे मन में पीड़ा थी, मेरे मन में दर्द था, क्योंकि मैं एक आम परिवार से निकलकर, आप जैसे साधारण परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा था। उस दर्द को मैं समझ सकता था। अधिकारी कहें कि आप 1.25 लाख 1.5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। कानून ऐसा है कि 1.5 लाख से ज्यादा कोई पैसा आप नहीं दे सकते। नियम ऐसे हैं। मैंने उस कानून की किताब को घर ले जाना, उन नियमों को पढ़ना और अगले दिन फिर आकर अधिकारियों से बैठक करनी। अधिकारी कहते कि आप तो सिर्फ 5 साल के लिए चुनकर आए हैं, हमें 60 साल नौकरी करनी है और हम 60 साल नौकरी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कानून के अनुरूप ना हो। मैंने कहा, मैं गरीब की पीड़ा को जानता हूं, मैं किसान के दर्द को जानता हूं, मैं कर्मचारी की पीड़ा को भी जानता हूं, क्योंकि मैं उन परिवारों से आता हूं। इसके लिए आपको नियम बदलने पड़ेंगे। और मैंने कानून की किताब पढ़ने के बाद उन आपदा प्रभावित 16,000 परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया
और 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उस सहायता राशि को 7 लाख रुपए कर दिया, जो अपना घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद ढह चुका था। और यही नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश की उस सारी जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जब हमने अपील की, उस अपील में छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक लेकर उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दान दे रहे थे। हिमाचल प्रदेश की जनता के पास जो सामर्थ्य था, उसने वो दान में दिया और 250 करोड़ रुपया हमें दान के रूप में हिमाचल प्रदेश की जनता से लेकर युवा वर्ग से लेकर छोटे बच्चों ने दिया। हम केंद्र सरकार से हाथ प्रसारते रहे और कहा कि इस आपदा में, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की आपदा है, जहां कोई पशुशालाएं चलेगी, 550 के करीब लोग मौत के कगार पर चले गए, कृपया करके हमारी आर्थिक सहायता दीजिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, और जो दिया वो हमारा अधिकार था। उसके बाद हमने अपने संसाधनों से बजट के जो कटौती करने के बाद आपके लिए 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया, और आपने देखा एक महीने के भीतर पूरे हिमाचल प्रदेश में टेम्परेरी तौर पर सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया और पीने की पानी की योजनाओं को सुचारू रूप से चला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे कहती रही कि विधानसभा का सत्र बुलाइए। हमने कहा, इसमें प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आन पड़ी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। सभी पुलिस के कर्मचारी, सभी अधिकारी, जो 16,000 परिवार बेघर हो गए हैं, उनकी मदद के लिए लगे हैं। अगर हम इस समय विधानसभा सेशन बुलाएंगे तो सभी अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी विधानसभा की सुरक्षा और सवालों का जवाब देने के लिए लग जाएंगे। फिर भी बीजेपी वाले राजनीति करते रहे और हमने विधानसभा का सेशन बनाया। विधानसभा के समय भारतीय जनता पार्टी ने आपदा पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाया, हमारी सरकार ने वो स्वीकार किया। 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर और विधायक चर्चा करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, इनको ये राहत मिलनी चाहिए, उनको ये राहत मिलनी चाहिए। मैं विधानसभा में खड़ा होकर कहता रहा, आप हमारे साथ चलिए, हम आप ही को श्रेय देंगे, आप कृपा करके भारत सरकार के पास चलिए। जिस प्रकार का पैकेज उन्होंने गुजरात के भुज के लिए दिया, उत्तराखंड के लिए दिया, उसी प्रकार का पैकेज आप हमें दिलाइए, हम बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिलाया है। वो नहीं चले। 3 दिन तक चर्चा होने के बाद उस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। वोटिंग होने के बाद कि हम आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं, ये शब्द था उसमें, वो उस वोटिंग से पीछे हट गए और जो आपदा हिमाचल प्रदेश के लोगों पर आन पड़ी थी, उसमें सहयोग देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्या ऐसी सरकार, ऐसी भारतीय जनता पार्टी आपको मंजूर है? जब प्रदेश के लोगों पर आपदा आई तो वो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नहीं खड़े हुए। हमारी सरकार है जो गरीब के बाद काम को पहले प्राथमिकता देती है। उसके बाद हमने देखा कि किसान जो पटवारियों के चक्कर लगाता है, इंतकाल के लिए कई दिन तक धूप में बैठा रहता है पटवार खाने में, उनको किस प्रकार के अधिकार से नवाजा जाए।
हमने राजस्व कानून का अध्ययन किया और राजस्व कानून को हमने बदलाव किया और मुझे ये खुशी है कि 90,000 परिवारों के जो इंतकाल फंसे हुए थे वो 3 महीने में हमने 90,000 परिवारों के इंतकाल करवाए। 7,000 लोगों की तकसीम करवाई। कहा जाता था कि दादे के समय तकसीम शुरू होती है और पोते के समय खत्म होती है। हमने उस नियम को में भी बदलाव किया। हमारी सरकार को अभी सिर्फ 15 महीने हुए हैं, फिर हमने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना शुरू किया। जनता का पैसा, आप लोगों का पैसा जो आपकी भलाई के लिए लगना चाहिए था, जब मैंने उस पर नकेल कसना शुरू किया तो कुछ लोगों को वो रास नहीं आ रहा था। और जब कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी ऐशो आराम बंद हो रही थी, और मैंने कई और नियमों में परिवर्तन किया। मैंने कहा जो दिल्ली में रहने वाला हिमाचल सदन है, हिमाचल भवन है या पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है, वहां आम आदमी और विधायक को एक समान किराया देना पड़ेगा। उस नियम में भी मैंने परिवर्तन किया। आम और विधायक में कोई खासियत नहीं होनी चाहिए कि उसको अलग किराया लगे और उसको अलग किराया लगे। धीरे धीरे मैं दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहा था। मैंने कठोर नियमों से, कड़े फैसलों से आपके लिए जो राजस्व को आया था वो दूसरे बजट में देने जा रहा था। पर 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव था और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो 6 लोग जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे, कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर विधायक बने थे, उन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की और पार्टी के साथ गद्दारी करके राज्यसभा की सीट के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हाथ मिला दिया। शाम को हमारे साथ बैठक में थे। रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाल दिए। मैं इस चीज की अभी सोच ही रहा था कि अगले दिन बजट प्रस्तुत होना था। उस बजट में जो दूसरा बजट मेरे जीवन काल का था, उस बजट में मैं आपके लिए योजनाएं लेकर आया था। और जब मैंने देखा कि वो हमारे सरकार को गिराने के लिए बिक चुके हैं, बिकाऊ हो चुके हैं, तो हमें बजट पास करना था। और मैंने बजट पास करने के लिए अभी मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके अपना रिप्लाई तैयार कर रहा था। इतने में खबर आई, बड़े बड़े चैनलों में चला कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने देखा, मेरे पास विधायक दौड़कर आए, गोमा जी भी आए कि आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने बोला अभी मैं बजट की तैयारी कर रहा हूं। 28 फरवरी को हमारा बजट आम जनता का बजट है, जहां गरीब लोगों की आवाज है। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे कैबिनेट के सदस्य आए कि सारे दिल्ली के नेशनल चैनल में मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने अधिकारियों से के बाद बैठक खत्म की और मैं टीवी के सामने आया। मैंने बोला मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मुझे जनता ने चुनकर भेजा है और 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। 5 साल तक इस गद्दी में रहूंगा। ये कुर्सी मैंने कहा जनता की है, ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये कुर्सी आप लोगों की है। और जो भी इस कुर्सी में आप लोगों को उठाने की कोशिश करेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी।
और वोटिंग के समय हमने उन 6 विधायकों को कहा कि आप हमारे पक्ष में वोट डालिए। डर इतना कि 2-2 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। अंदर आए, बजट के समय वो फट से निकले और हेलीकॉप्टर में नीचे अनाडेल में हेलीकॉप्टर थे, उससे 2 हेलीकॉप्टर में उड़कर चंडीगढ़ के पंचकुला में पहुंच गए। सीआरपीएफ उनके साथ, हरियाणा पुलिस उनके साथ। तब हमने अंदाजा लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख बहुत अधिक है और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। जो जनता के वोट पर जीतकर विधायक बनते हैं और नोट के दम से मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश की जनता जो देवभूमि कहलाती है, भगवान में विश्वास रखती है, देवी देवताओं में विश्वास रखती है, क्या नोट के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचने वालों को कभी माफ करेगी? करेगी? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं, जरा जोर से बताइए। जनता के वोट से नहीं जीते वो नोट के बल से कुर्सी हथियाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति नोट के दम से भारतीय जनता पार्टी वाले कुर्सी हथियाएंगे, क्या वो आपका भला कर सकेंगे? कभी कर सकेंगे? वो जो पैसा उन्होंने उन विधायकों को खरीदने में लगाया है और जो कुर्सी हथियाने में लगाया है, वो आपसे ही निचोड़ेंगे, आपसे ही निचोड़ेंगे। उनके बड़े आए नहीं है। तो ये लोग जो कुर्सी पैसे के दम पर हथियाने की कोशिश करते हैं, जनता की भावनाओं का विश्वास नहीं करते, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करती। और ये आपके पास मौका लोकसभा चुनावों में होगा कि आप 6 लोगों ने हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को, हिमाचल की देवी देवताओं का अपमान किया है। जहां ईमान बेचा नहीं जाता, ईमान और जुबान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया जाता है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश की जनता है। लेकिन जिन बागी विधायकों ने और जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस कुर्सी को हथियाने की कोशिश की है, पैसे के दम पर कुर्सी को हथियाने की कोशिश की है, मेरा मानना है कि जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? पीछे वाले भी बताओ। अब मैं ये बताना चाहता हूं, उस बजट में क्या था? उस बजट में आप लोगों के लिए जो मैंने 1 साल के कड़े परिश्रम के बाद 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया, यानी कि 2200 रुपए कमाए, जो पहले 2200 करोड़ रुपया भ्रष्टाचारियों के हाथ में जाता था। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। फिर मैंने अधिकारियों से कहा ये हम अपनी जनता को बांटना चाहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि अभी तो चुनाव नहीं है, अंतिम वर्ष में बांटना। मैंने बोला मैं चुनाव के नजरिए से काम नहीं करता। जो हमने अपने नियम और कड़े फैसले लेके कमाया हो इसी साल जनता के बीच में बांटना है। उसमें मैंने एक योजना लाई। हमारे बुजुर्ग गांव में रहते हैं, जो तो सरकारी नौकरी करते हैं उनको तो सरकार की तरफ से मिल जाता है, पर जो सरकारी नौकरी नहीं करते तो उन बुजुर्गों का भी हमें ध्यान रखना है। और हमने 70 साल से ऊपर का जो भी बुजुर्ग होगा, माता होगी या पिता होगा, उसको जो भी उसकी बीमार होगा उसका सारा इलाज हिमाचल प्रदेश की सरकार करवाएगी। ये योजना आपके लिए लेकर आया। फिर उसके बाद मैंने बोला हम 90% लोग गांव में रहते हैं, हम गांव के लोग हैं। मेरी माताजी तो आज भी खेती करती है, बोलती है कि देख लो भी कहां कहां क्या हो रहा है। और हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैं कुछ योजनाएं लाया हूं।
कई हमारी बहनें हैं जो मनरेगा के तहत दिहाड़ी करती है, कई हमारे भाई हैं जो मनरेगा के तहत दिहाड़ी करते हैं। अभी उनको दिहाड़ी 240 रुपए मिलती है, असेसमेंट करके और कम हो जाती थी। मैंने उसका अंदाजा लगाया। मैंने कहा कि जो मनरेगा में पुरुष या बहन हमारा काम करती है वो गरीब है, और उसके लिए हमने तकरीबन एक ही बार में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गई है। फिर गांव में जो खेती करते हैं, खेती वालों ने, किसी ने गाय पाल रखी है, किसी ने भैंस पाल रखी है। अब गाय पालने वाला जो दूध है, सरकार उससे 32 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदती थी। मैंने कहा 32 रुपए में तो कुछ पूरा नहीं होता, जो पैसा कमाया है वो लोगों को बांटना है। और देखिए, हमने एक ही बार में ऐतिहासिक वृद्धि की, 32 रुपए से 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार उसका दूध खरीदेगी, और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। ये क्यों? ताकि गांव में जिसने पशु रखा है उसको दूध का उचित मूल्य मिल सके। यही नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैंने कहा कि गोबर आधारित गेहूं जो पैदा करेगा, गोबर आधारित मक्की जो पैदा करेगा, उससे सरकार 40 रुपए किलो गेहूं खरीदेगी, 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी, सरकार खरीदेगी, ताकि उसकी जेब में पैसा जाए। इन योजनाओं को आपके लिए लाया जा रहा है। यही नहीं, फिर सरकारी कर्मचारियों की बात आई, उनके डेपुटेशन मिले। हमने अपने संसाधनों से 4% डीए की किस्त दी, और जो 10,000 करोड़ रुपए का एरियर था उसकी भी हमने कल नोटिफिकेशन कर दी कि स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ उनको देंगे। पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी 210 रुपए हुआ करती थी। अधिकारी आए कि 400 बढ़ा दी जाए, 500 बढ़ा दी जाए। मैंने कहा मैं 20 साल से उनको, 10 साल से उनको बोल रहा हूं, हमने सीधा 5 गुना बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दी गई। ये क्यों? ये पैसा आपका था, ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने आपके लिए किया था। फिर मेरी जब बजट पास हो गया, फिर अधिकारियों से बात हुई। फिर मैंने कहा अब कितना पैसा बचा है? कहते कि अभी तो हमको पे देने के लिए पैसा भी नहीं बचा। मैंने कहा नहीं, वो नहीं मैं पूछ रहा हूं, वो आप देखिए, आप बताइए कि हमारे पास और कितना पैसा बचा है। उन्होंने मुझे पैसे का आंकड़ा दिया, और हमने अपनी सबसे बड़ी गारंटी, जो बेटी हमारी 18 साल से ऊपर की उम्र की होगी, 18 साल से ऊपर की उम्र की होगी, और जब तक 80 साल 90 साल तक उसके शरीर में सांस होगा, उसको प्रत्येक महीने, हर महीने 1500 रुपया हमारी सरकार देगी। और साल का कितना देगी? 18,000 रुपया। कितना? तो जोरे ने तालियां बजाओ ना लेडीज। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मैं खैरात नहीं मान रहा हूं। ये उस भ्रष्टाचार पर जो शिकंजा मैंने कसा है, उस भ्रष्टाचार पर जो मैंने शिकंजा कसा है, और तकरीबन 2200 करोड़ का जो राजस्व मैंने प्राप्त किया है, उस पर मैं ये पैसा आपको बांट रहा हूं। तो ये आपका अधिकार है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, 1 मिनट भैया, इसको ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, रोको इसको 2 मिनट। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये पैसा आपका है, ये आपके बीच में जाना चाहिए। और मैं कोई
ऐसे राजनीतिक परिवार से नहीं आता। आम परिवार से उठकर मैंने राजनीति की है। मैं कर्मचारी का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, दर्द जानता हूं। तब मैं आपके बीच में ये पैसा जो मेहनत के द्वारा आप द्वारा कमाया जाता है उसको रोकना मेरा दायित्व है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार जब जनता के वोट से जीत नहीं पाते तो नोट के सहारे वो सत्ता हथियाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ये चलने वाला नहीं है। और मैं ये आशा करता हूं कि लोकसभा चुनावों में आप सब लोग जो नोट के दम पर सत्ता हथियाना चाहते हैं, इन सबको सबक सिखाएंगे। क्या आप लोग लोकसभा चुनावों में इनको सबक सिखाएंगे? जोर से दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, जोर से भी बोलिए, सबक सिखाएंगे। जो लोग हिमाचल की संस्कृति को खींचना चाहते हैं, हिमाचल की देव परंपराओं का अपमान करना चाहते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का समय मई में आएगा। और मई तक आप याद रखेंगे कि इन लोगों ने हिमाचल की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की है। क्या आप सब लोग याद रखोगे कि नहीं रखोगे? और एक और मैं बात कहना चाहूंगा। 37 साल के मेरे छोटे भाई यादविंदर गोमा जी हैं। इनके पिताजी ने भी बड़ी ईमानदारी से अपना राजनीतिक जीवन जिया। 4 बार विधायक रहे, हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे। और जब उनकी उम्र जवाब देगी, इन्होंने कहा मेरा बेटा इंजीनियर है, एमबीए किया हुआ है, राजनीति में लोगों की सेवा करना चाहता है। पहली बार विधायक बने और दूसरी बार विधायक बनने के बाद जब मेरी इनसे परिचय हुआ, मैंने कहा और इन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला से आज तक कोई भी दलित या युवा को मंत्री नहीं बनाया गया 75 साल के इतिहास में। ये मुझे माननीय मिल्खीराम गोमा जी ने कहा, ये नहीं मंत्री के लिए बोल रहे थे। मैंने इनकी भावना देखी, आपके प्रति इनका प्यार देखा। हमेशा जयसिंहपुर में ये कर दो, जयसिंहपुर में वो कर दो, आपदा आई, रात के 2-2 ढाई बजे तक मेरे से फोन पर लगे रहे। इनकी कार्यशैली देखी और इनकी सोच में ईमानदारी देखी। और जब सोच में ईमानदारी हो, स्वभाव में सरलता हो, मैंने कहा कि कुछ हो जाए, यादविंदर गोमा जी को मंत्री जरूर बनाना है। और गोमा जी को मंत्री बनाने के बाद 3 महत्वपूर्ण विभाग दिए। और जिस तरह से ये अपना कार्य कर रहे हैं, भविष्य के ये बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं। आप लोगों की सेवा के पीछे हमेशा तत्पर रहते हैं। आप लोगों के लिए इनके मन में दर्द है। अभी कितने भावुक हो गए थे, क्यों हुए? क्योंकि आपका दर्द है। और जो भावुक कौन होता है? जो संवेदनशील व्यक्ति होता है। और संवेदनशील व्यक्ति ही आपकी विधानसभा का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी खोना नहीं है। खोगे तो नहीं। दोनों हाथ खड़ा करके जाओ, क्योंकि आज मेरी क्योंकि और भी 2 जगह विधानसभा में जाना है। गोमा जी ने अब बोला है और सबसे अच्छा काम भी मंत्रिपरिषद में कर रहे हैं। पंचरुखी का दर्जा बढ़ाकर तहसील करने की मैं घोषणा करता हूं। गोमा जी सोचो थे कि अगली बार मैं सदना ही नहीं है, इसी बार कराई लेंदा मैं सारे काम। फटाफट लगेगी हाथ में कराई लेंदा। मैं बोला मिंजो तो बार बार आना थोड़े वाले।
जयसिंह में बीएमओ का ऑफिस खुलना चाहिए, बात सही है, उसको हम करेंगे। हाथी में जल शक्ति का उपमंडल उसकी जनसंख्या के आधार पर वहां भी खोलेंगे। एक पीएससी का दर्जा बढ़ाकर, दर्जा बढ़ाने का मकसद नहीं है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन कितनी, इनसे बात करने के बाद उसमें आगे बढ़ा जाएगा। हारसी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलना, वो भी सैंक्शन करते हैं। धार क्षेत्र में माननीय मिल्कीराम गोमा जी भी मुझे कह रहे थे कि हम और आप काफी पुराने साथी है, तो आईटीआई खोलने की मैं घोषणा करता हूं। आयुर्वेदिक मंत्री खुद है, मुझसे मांग रहे हैं, ये अपने आप अपने कर देना। आप आयुर्वेदिक मंत्री जी जो प्रपोजल लाते हैं वो खुद दोनों इन्होंने मांगा है, दोनों कर देंगे, क्योंकि लाना इन्होंने है, ये खुद मंत्री है उसके। अस्थायी पुलिस आलमपुर में 10 बिस्तरों का आयुर्वेदिक अस्पताल और डिस्पेंसरी कोसली का दर्जा बढ़ाकर, ये भी इन्हीं का डिपार्टमेंट है, इन्होंने ही करना है। चालक में इलेक्ट्रिसिटी का उपमंडल खोलना, इस बारे में विचार किया जाएगा। वेटनरी अस्पताल खैरा और हारसी के भवनों के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने का प्रावधान कर दिया जाएगा। इसलिए अंत में मैं अपनी सारी महिलाओं को, जिनको हम 1500 देने जा रहे हैं, वो आपको सामाजिक सुरक्षा के रूप में देने जा रहे हैं। किस रूप में दे रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, मैं घर में देखता हूं सबसे ज्यादा काम भी वही करते हैं। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।